अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स में हम मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज़ को डिस्कस कर रहे थे। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज़ मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। वे हैव डिस्कस्ड कि ये कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में, सर्किट डिज़ाइन वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। तो टोटल लेंथ जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो टोटल लेंथ इसकी हम किस तरह मेजर करते हैं, वैसे कि जो इसकी लेंथ है दिस इज़ द सम ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हमने एग्जांपल ये डिटेल में डिस्कस की थी। अगर एक सिटी के टीवी केबल की एग्जांपल लें तो वो जो टोटल केबल इस्तेमाल होगी उसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है। तो हम चाह रहे हैं कि कम से कम केबल इस्तेमाल करके पूरे सिटी को कवर किया जाए। तो दिस इज अबाउट मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो अगर हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री की बात करें तो वी नीड टू यूज़ वेटेड ग्राफ्स। इससे पहले हमने सिंपल ग्राफ्स इस्तेमाल किए हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो लेंथ वगैरह जो है उसमें जाहिर सी बात है जो आपके ग्राफ के एजेस हैं उनके ऊपर कोई ना कोई वैल्यू होगी। वो वैल्यू न्यूमेरिकल होती है। अब न्यूमेरिक में इंटीजर भी हो सकता है और वो रियल वैल्यू भी हो सकती है। और वैल्यू जो है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन उसका मीनिंग डिफरेंट होगा। समटाइम इट माइट बी कॉस्ट जिसको हमने रिड्यूस करना है। समटाइम ये जो है लेंथ है, जैसे हमने केबल टीवी की एग्जांपल ली है तो केबल की लेंथ हम रिड्यूस करना चाहते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें पॉसिबल हैं, बट द थिंग इज़ वी नीड टू रिप्रेजेंट वेटेड ग्राफ्स। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए भी हम जिस तरह हम सिंपल ग्राफ्स की रिप्रेजेंटेशन के एडजेसेंसी मैट्रिक्स और लिस्ट यूज़ करते हैं उसी तरह हम वेटेड ग्राफ्स ही इस्तेमाल करते हैं। तो वी डिस्कस्ड कि आप जहाँ पे एच की प्रेजेंस शो करने के लिए 1 लिखते थे मैट्रिक्स में, वहीं आप प्रेजेंस शो करने के लिए 1 लिखने के बजाय एक्चुअल कॉस्ट यानी कि एक्चुअल वेट लिखेंगे एच का। इसी तरह लिस्ट में आप जिस नोड से दूसरी नोड तक का सिर्फ लिंक बनाते थे वहाँ पे अब एक्चुअली आप उसका कॉस्ट भी डालेंगे। डाटा उसके अंदर मौजूद होगा नोड के अंदर। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री का जो टोटल वैल्यू है, टोटल कॉस्ट है, वो हम कैसे निकालते हैं। तो वो हम इस समेशन से निकालते हैं कि वेट ऑफ अ ट्री टी इज इक्वल टू सम ऑफ द वेट्स u, v। अब ये w जो u, v है, ये w क्या है, ये वेट है ऑल एजेस का। इस ट्री के अंदर जितने भी एजेस u, v हैं उन सब का वेट जब हम सम करते हैं तो ये स्पैनिंग ट्री का वेट बनेगा। अच्छा, ये अब देखिए आपके पास एक ग्राफ के अंदर मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज पॉसिबल हो सकते हैं। स्पैनिंग ट्रीज ज़ाहिर आपके वो होते हैं जो आपके हर वर्टेक्स को टच कर रहे होते हैं, बट उन स्पैनिंग ट्रीज में कोई आपके सिंपली स्पैनिंग ट्री होंगे, जैसे कि ये पहला है, इसकी कॉस्ट है 33। यू आर गोइंग टू सम ऑल दिस कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट है, लेंथ है, जो भी है, जो ये हमने डार्कर एजेस बनाए हैं, दिस इज द एजेस इंक्लूडेड इन द स्पैनिंग ट्री। ये जो दो हमारे पास ट्रीज हैं दीज आर MSTs, मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज। इन दोनों की कॉस्ट है 22। अब हमारे पास पॉसिबली मल्टीपल मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी हो सकते हैं एक ग्राफ में। वो उस केस में होगा जब आपके एजेस पे यूनिक वेट्स ना हो। जैसे कि आप यहाँ पे इस ग्राफ में देखिए, आपके पास ये जो एक एज है इसके ऊपर है वेट 2 और इसी तरह एक और ही एज है हमारे पास, इसके ऊपर भी है वेट 2। तो जो हमारे पास मल्टीपल एजेस हैं दे हैव सेम वेट। तो अगर हमारा ग्राफ ऐसा हो कि हर एक एज पे डिस्टिंक्ट वेट, हर एक एज का वेट यूनिक हो, फिर आपका MST भी हमेशा यूनिक होगा। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास मल्टीपल MSTs होंगे। MST का वेट हमेशा एक ही होता है, बेशक आपके पास डिस्टिंक्ट एजेस हों या ना हो। लेकिन अगर आपके पास डिस्टिंक्ट एजेस हैं तो आपका MST खुद यूनिक होता है। अगर आपके पास डिस्टिंक्ट एजेस नहीं है तो आपका जो MST है वो यूनिक नहीं होता। मल्टीपल MSTs पॉसिबल होते हैं, जैसे कि ये आपके
वेट्स यूनिक नहीं है, एक से ज़्यादा एजेस पे एक जैसे वेट पॉसिबल हैं, तो आपके एमएसटीज जो है एक से ज़्यादा पॉसिबल हैं। सो हाउ डू वी कंप्यूट एन एमएसटी? we'll use two greedy algorithms, अलग अलग हम यूज़ करेंगे उनको। क्रूस्कल्स और प्रिम्स एल्गोरिदम हम स्टडी करेंगे। अच्छा, ग्रीडी एल्गोरिदम की कुछ प्रॉपर्टी होती है। एक तो ये कि दे बिल्ड ए सॉल्यूशन बाय रिपीटेडली सिलेक्टिंग द cheapest among all options at each stage. Because they are greedy, तो ये इनका काम क्या होता है कि ये हर स्टेज पे वही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जो चीपेस्ट ऑप्शन हो, यानी कि जो लोकल ऑप्टिमल होता है, जो उस वक्त उनको बेस्ट लग रहा होता है ना, वो ऑप्शन वो सिलेक्ट करते हैं ग्रीडी एल्गोरिदम्स। मतलब उनका जो ज़िंदगी को समझने के देखने का नज़रिया होता है वो लोकल होता है, महदूद होता है। जैसे कोई इंसान ऐसा हो कि जिसको एट द मोमेंट जो चीज़ सबसे बेहतर नज़र आ रही हो वो उसी को सिलेक्ट कर लें। ग्रीडी एल्गोरिदम्स ऐसे करते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि वंस इन अ ग्रीडी एल्गोरिदम यू मेक अ चॉइस, यू नेवर अनडू इट। ग्रीडी एल्गोरिदम में दिस इज एग्जैक्टली लाइक लाइफ, कि जब आप एक दफ़ा एक चॉइस कर लेते हो यू कैन नेवर अनडू दैट चॉइस, आप उसी को लेके फिर आगे चलते हो। सो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रीडी एल्गोरिदम्स की। हम ग्रीडी एल्गोरिदम्स का एक पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, बट बिकॉज वी आर गोइंग टू कंप्यूटर एमएसटी यूजिंग दिस ग्रीडी एल्गोरिदम्स, तो ये दो प्रॉपर्टीज आप जहन में रखिए। सो देयर आर सम रिव्यू फैक्ट्स अबाउट फ्री ट्रीज। फ्री ट्रीज क्या होते हैं? दे डू नॉट हैव अ रूट वर्टेक्स। जनरली क्या होता है कि ट्री की एक तरह से उनकी प्रॉपर्टी होती है कि दे हैव अ वर्टेक्स विच इज डेजिग्नेटेड एज अ रूट। लेकिन फ्री ट्री में ऐसा नहीं होता कि किसी वर्टेक्स को हम कहें कि ये इसका रूट वर्टेक्स है। दूसरी चीज़, अ फ्री ट्री विथ n vertices हैज एग्जैक्टली n-1 एजेस। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि अगर आपके फ्री ट्री में n vertices हैं then you are going to have n-1 edges in that tree. Then there exists a unique path between any two vertices of a free tree. ये वैसी ट्री की भी प्रॉपर्टी होती है कि जब आप दो वर्टिसेस को देखें तो उन दोनों वर्टिसेस के दरमियान एक यूनिक पाथ एग्जिस्ट करेगा। ये नहीं होता कि मल्टीपल पाथ्स हों वर्टिसेस के दरमियान, बल्कि दो वर्टिसेस को देखें तो एक वर्टिस से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए आपको एक यूनिक पाथ ही मिलता है। Adding any edge to a free tree creates a unique cycle. This is really important. ठीक है, अगर एक फ्री ट्री है आपके पास और आप उसमें एक एज, कहीं भी एक एज इंक्लूड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो दिस क्रिएट्स अ साइकिल। ये आपके पास एक फ्री ट्री है, ठीक है। तो ये अभी एग्जांपल यहाँ पे नज़र आ रही है कि अगर मैंने बी ई एक एज इंक्लूड कर लिया, ये बी ई ये मैंने इंक्लूड कर लिया एक एज, तो यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं था, ठीक है, ये मैंने इंक्लूड कर लिया। देखिए साइकिल बन गया, ये यहाँ से ये और ये एक साइकिल क्रिएट हो गया बिकॉज वी एडिड अनदर एज इन अ फ्री ट्री। दूसरी एग्जांपल ये है कि इफ़ आई ऐड अनदर एज बी डी। अब ये वाले इसको लेके नहीं चल रहे, हम इसी की बात करेंगे। फ्री ट्री है, इसमें मैंने यहाँ पे बी डी जो एज है ये ऐड किया है। अगर ये ब्लू में जो नज़र आ रहा है ना, ये आपका फ्री ट्री है और ब्लू में हम एजेस ऐड कर रहे हैं, तो ये आपका ये साइकिल बन गया ए बी डी सी ए। तो जब भी आप फ्री ट्री में एक एज ऐड करते हो दिस क्रिएट्स अ साइकिल। ब्रेकिंग एनी एज ऑन दिस साइकिल रिस्टोर्स द फ्री ट्री। अब देखें ये जो सारा साइकिल बना था ना, इस साइकिल में से कोई एक भी एज में ब्रेक कर दूं, ये वाला जो ऐड किया था उसी को रिमूव कर दूं,
इसको रिमूव कर दूँ, इसको रिमूव कर दूँ, किसी को भी रिमूव कर दूँ, वापस मेरे पास फ्री ट्री बन जाएगा. सेम फॉर दिस वन. So these are some facts we are going to use them. So there is a generic approach for computing MSTs. इसी generic approach को लेके हम उसको modify करके अपने algorithms बनाएंगे. So let G is a set V, E. This is an undirected graph, undirected and connected. ठीक है, अनडायरेक्टेड तो हमें पता है. कनेक्टेड का मतलब क्या है? कनेक्टेड का मतलब ये है कि आपका ग्राफ एक कंप्लीट कनेक्टेड ग्राफ है, नॉट दैट कि वो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है. पूरा ग्राफ आपका कनेक्टेड है, यानी कि उसके कोई पार्ट्स नहीं है बने हुए अलग अलग. आई टोल्ड यू कि रीड अबाउट कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ. तो अगर आपने वो पढ़ा है तो आई होप आपको ये समझ होगा कि कनेक्टेड ग्राफ का क्या मतलब है. तो इसके ऊपर एजेस के ऊपर न्यूमेरिक वेट्स हैं. तो ग्रीडी एमएसटी एल्गोरिदम किस तरह हम करेंगे कि वी आर गोइंग टू मेंटेन अ सबसेट ऑफ एजेस ई ऑफ द ग्राफ. जो हमारे ग्राफ के एजेस हैं, जो एज सेट है उनका ई, उसका एक सबसेट मेंटेन करेंगे. उस सबसेट को हम कह रहे हैं कि दिस सबसेट इज कॉल्ड ए. इनिशियली ए जो है ये एम्प्टी होगा. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द एमएसटी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री. तो स्टार्टिंग में ए में कुछ भी नहीं है. देन विल ऐड एजेस वन एट अ टाइम अंटिल ए इक्वल्स द एमएसटी. तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू मेक अ सबसेट ऑफ एजेस ई विच विल बी एम्प्टी एट स्टार्ट. फिर हम एक एक करके उसमें एजेस ऐड करते जाएंगे और इन द एंड हमारे पास वो जो ए है वो एमएसटी होगा. अब वो किस बेस पे एजेस ऐड करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. अच्छा, ये जो सबसेट ए है, ई का सबसेट, इसके बारे में इसकी एक प्रॉपर्टी, दिस इज वायबल इफ ए इज ए सबसेट ऑफ एजेस of some MST. An edge UV is in E minus A या E difference A is safe if A union U comma V is viable. In other words, अच्छा अब ये देखिए कि सेफ का क्या मतलब है. ये जो हम एज की बात कर रहे हैं कि ये सेफ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि द चॉइस इज सेफ टू ऐड so that A can still be extended to form a MST. A के वायबल होने का मतलब ये है कि इट कैन नॉट कंटेन अ साइकिल. ठीक है, अगर तो साइकिल आता है तो इट कैन नॉट बी अ फ्री ट्री. MST जो हमारा है वो फ्री ट्री होगा. और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा UV है वो किससे बिलोंग कर रहा है? E माइनस ए से. अब E माइनस ए क्या है? ए आपका वो वाला सबसेट है जिसमें पहले से हमने वो एजेस डाल दिए हैं जो किसी MST का हिस्सा हैं. तो ऑफ कोर्स हम वही एजेस दोबारा तो ऐड नहीं करना चाहते जो हम पहले से ऐड कर चुके हैं. सो वी आर सेइंग कि हम ये वाले एजेस कंसिडर करेंगे या इंक्लूड करेंगे अब मज़ीद ए के अंदर, जो कि किस में है? ई डिफरेंस ए में. यानी कि जो हमारा सब सेट है एजेस का वो उसमें से हम सबसेट को डिफरेंस का निकाल लेंगे. जो बाकी हमारे अब एजेस बचे हैं जो पहले हमने शामिल नहीं किए, उनको हम देखेंगे. अगर वो सेफ है तो वी आर गोइंग टू ऐड देम, यानी कि उनका यूनियन कर लेंगे हमने सबसेट ए के साथ. जेनेरिकली हम क्या करते हैं? रिपीटेडली ऐड करते हैं सेफ एजेस टू द करंट स्पैनिंग ट्री. ये रिपीटेडली यही प्रोसेस होता है. अब ये देखते हो कि ये जो यू वी बिलोंग कर रहा है ई डिफरेंस ए से, अगर ये सेफ है तो आप यूनियन कर लेते हो यू वी को सबसेट ए के साथ. ये हम चेक कर देखेंगे अभी
कि हमें सेफ का किस तरह पता चल रहा है और हम ये यूनियन किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। तो यही क्वेश्चन, एज कब सेफ है। थ्योरेटिकली क्या हम कहते हैं कि एज सेफ है, किस तरह हम बताते हैं। सो लेट एस बी अ सबसेट ऑफ वर्टिसेस एस सबसेट ऑफ वी। अभी हम पहले एजेस की बात कर रहे थे, अब हम वर्टिसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। डोंट कंफ्यूज देम। ए और ई जो हैं दोज आर अबाउट एजेस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिसेस। सो एस जो है वो सबसेट है वर्टिसेस का। वर्टिसेस का सेट क्या था हमारा, वी। सो एस इज अ सबसेट ऑफ वी। तो देयर इज अ कट प्रॉपर्टी। अब कट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इट सेज a cut S comma V minus S is just a partition of vertices into two disjoint subsets। यानी कि आप क्या करते हो, एक कट लगाते हो जो क्या करता है, वर्टिसेस को दो डिसजॉइंट सबसेट्स में पार्टीशन कर देता है। कौन से पार्टीशन हैं, एस और वी माइनस एस में, ठीक है। एस आपका सबसेट है वी का, और एस अगर वी में से निकाल लेंगे तो जो बाकी बचेगा वो दूसरा सबसेट है। जैसे अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो लेट्स से ये ए बी सी, ये सारे जो वर्टिसेस हैं दीज आर एस। अगर मैं कहती हूँ ए बी सी, सॉरी, ये जो सारे वर्टिसेस हैं ये वी है, सेट ऑफ वर्टिसेस जो हमारे ग्राफ के वर्टिसेस हैं ये सारे वी हैं। अगर मैं कहती हूँ ए बी और सी जो ये एक सबसेट है वी का, दिस इज एस। तो वी माइनस एस क्या है, डी ई एफ जी और एच। तो अ कट विच इज एस कॉमा वी माइनस एस, एस ये है और वी माइनस एस ये वाला पार्ट है। व्हाट इज दिस, इज अ पार्टीशन ऑफ वर्टिसेस। ये हमने क्या किया इसके दरमियान में, पार्टीशन into two disjoint subsets। disjoint क्यों है, because they have nothing in common। तो S ये वाले वर्टिसेस हैं और V माइनस S ये वाले वर्टिसेस हैं, they are disjoint, इनके दरमियान में कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, अब एक और इसी से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन, एन एच यू वी crosses the cut if one end point is in S and the other is in V minus S। अब ये देखें कि एक एज जो है ये एज की प्रॉपर्टी है। ये एज के बारे में हम ये कहते हैं कि ये कट को क्रॉस कर रहा है अगर उसका एक एंड पॉइंट मतलब कि उसका एक वर्टेक्स एस में है एंड अदर दूसरा वर्टेक्स V माइनस एस में है। तो लेट्स से हम इस एज की बात करते हैं, ये एज क्या है, B, E। तो B, E का एक एंड पॉइंट यानी कि B S में है और इसका दूसरा एंड पॉइंट यानी कि E V माइनस S में है। तो हम कहते हैं कि B, E जो एज है दिस क्रॉसेस द कट। So I hope you got the cut property and the edge that crosses the cut। We are going to say कि कौन से एज सेफ हैं, लेकिन पहले ये कट प्रॉपर्टी एक दफ़ा रिवाइज कर लें। आपके पास वर्टिसेस का सेट है V, अब उसमें से हम कहते हैं कि एक सब सेट है आपके पास S। अब वो जो सबसेट है और जो बाकी दूसरा सबसेट है V माइनस एस, उनके दरमियान जब हम एक पार्टीशन बना लेते हैं और दोनों सबसेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट हैं, तो वो जो पार्टीशन है दैट इज कॉल्ड कट। अब अगर एक एज है जो उस कट को क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करने का मतलब क्या है कि उस
एज का एक एंड पॉइंट यानी कि एक वर्टेक्स एस सबसेट में मौजूद है और दूसरा एंड पॉइंट या दूसरा वर्टेक्स दूसरे सबसेट में यानी v माइनस एस में मौजूद है। दैट मीन्स दैट एज इज क्रॉसिंग द कट। या b और d की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि b कोमा d जो एज है उसका वर्टेक्स b एस में मौजूद है और वर्टेक्स d v माइनस एस में मौजूद है। अगर आप एज d कोमा f की एग्जांपल लें तो d जो इसका एंड पॉइंट है दिस इज इन v माइनस एस एंड जो इसका f एंड पॉइंट है दिस इज आल्सो इन v माइनस एस। तो ये जो d कोमा f एज है दिस इज नॉट क्रॉसिंग द एज। इसी तरह a कोमा b जो एज है दिस इज नॉट क्रॉसिंग द एज। So given a subset of edges a cut represents a if no edge a cut respects a if no edge in a crosses the cut। अब हम बात करें कि अगर आपके पास सबसेट ऑफ एजेस ए है जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि आपने एक सबसेट बनाया एजेस का ए जो शुरू में एम्प्टी है और फिर आप उसमें एक एक करके एजेस ऐड करते हो। तो हम उसकी बात करें कि आपके पास वो जो सबसेट है वो आपके पास है और ये आपके पास एक कट है। तो हम कहते हैं कि दिस कट रिस्पेक्ट्स ए if no edge in A crosses the cut। लेट्स से कहते हैं कि ये जो आपके एजेस हैं A कोमा B और A कोमा C अगर ये एजेस आपके A में मौजूद हैं तो दे आर नॉट क्रॉसिंग द कट। ठीक है, बिकॉज A कोमा B जो है इसके दोनों एंड पॉइंट S में है, A कोमा C के दोनों एंड पॉइंट S में है। They are not crossing the edge। तो they are not crossing the cut। A cut respects A if no edge in A crosses the cut। तो इसका मतलब ये है कि हम कहेंगे कि ये कट जो है रिस्पेक्ट कर रहा है A को। अच्छा, अब आगे ये टर्मिनोलॉजी जो है ये हमने क्लियर कर ली। सो वी हैव कंप्यूटेड अ पार्शियल एमएसटी। ए के बारे में हमने यही कहा था ना कि ये पार्शियल एमएसटी है आपका और ये कंप्लीट होके एमएसटी बनेगा। एंड वी विश टू नो विच एजेस कैन बी एडिड दैट डू नॉट इंक्लूड अ साइकिल इन द करंट एमएसटी। दिस इज अबाउट दैट सेफ एज। सेफ एज वही होगा कि जिसको हम इंक्लूड करें तो वो साइकिल ना इंक्लूड करे आपके एमएसटी में। सो हम जब बना रहे हैं अपना सबसेट ए तो वी वांट के उसको जब हम इंक्रीज करें उसमें मज़ीद एजेस डालें तो वी वांट टू नो कि जब हम एज डाल रहे हैं तो इट शुड नॉट इंक्लूड अ साइकिल इन दी करंट एमएसटी। तो अब सेफ एज के लिए क्या क्राइटेरिया होगा? एनी एज दैट क्रॉसेज अ रिस्पेक्टिंग कट इज अ पॉसिबल कैंडिडेट। ठीक है, ये है आपका सेफ एज। पहली चीज़ आपने कट जो है वो लगाना है, यानी कि ये जो डिवीज़न है ये करनी है। अब ये बात भी याद रखिए कि ये जो डिवीज़न है, ये जो कट है, ये अपडेट होता है। जैसे जैसे आपका एमएसटी अपडेट होता है वैसे वैसे आपका कट अपडेट होता है। अब अगर आपका कट ए को रिस्पेक्ट कर रहा है, आगे आपने क्या करना है? एनी एज दैट क्रॉसेज अ रिस्पेक्टिंग कट इज़ अ पॉसिबल कैंडिडेट। तो ये रिस्पेक्टिंग कट है आपका। ठीक है, अब इसको जितने भी एजेस क्रॉस करें, जैसे यहाँ पे 3 एजेस इस कट को क्रॉस करें, इनमें से कोई भी एज अगर आप इस एमएसटी में इंक्लूड करेंगे दिस इज नॉट गोइंग टू इंक्लूड अ साइकिल। ठीक है, सो दीज 3 एजेस आर सेफ एजेस। बट रिमेंबर, आप तीनों के तीनों एजेस इंक्लूड नहीं करते हो। आप ग्रीडी अप्रोच के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी आपने एल्गोरिदम लगाना है उसके अकॉर्डिंग एक एज इंक्लूड करोगे और उसके बाद कट को अपडेट करोगे। इस वक्त हमने क्या डिड्यूस किया है
कि हमारा सेफ एज हम कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, मूविंग ऑन, अब हम ग्रीडी वाली साइड पे जाते हैं कि अभी तक जो हमने चीज़ देखी उसमें ग्रीडी तो कुछ भी नहीं आया था, तो वी आर सेइंग कि हम ग्रीडी अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। तो ग्रीडी क्या है? एन एज ऑफ ई इज ए लाइट एज क्रॉसिंग अ कट इफ अमंग ऑल एजेस क्रॉसिंग द कट इट हैज़ द मिनिमम वेट। ठीक है, तो जितने भी एजेस कट को क्रॉस कर रहे हैं उनमें से अगर हम वेट कंपेयर करें तो जिसका वेट मिनिमम हो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, लाइट एज है। तो intuition says that since all the edges that cross a respecting cut do not include a cycle, यानी कि जितने भी उस respecting cut को क्रॉस कर रहे हैं edges, they are all क्या, safe edges हैं। तो हम क्या करेंगे, greedy approach के मुताबिक will include the lightest edge crossing a cut। ठीक है, this is your greedy approach। पहली बात तो ये कि आपने रिड्यूस कर लिया कि अच्छा जो आपके जितने भी एजिंग हैं, एजेस क्रॉस कर रहे हैं वो सारे सेफ हैं, ये आपने फाइंड कर लिया कट को जो क्रॉस कर रहे हैं। अब आप कहते हैं कि जो कट को एजेस क्रॉस करें अगर सारे ही सेफ हैं तो व्हाई नॉट इंक्लूड द लाइटेस्ट अमॉन्ग देम। ठीक है, वही हमारी चॉइस की लोकल जो हमें बेस्ट पॉसिबल अप्रोच लगती है वो हम करते हैं। तो दिस इज योर ग्रेटी चॉइस कि हम उसमें से लाइटेस्ट ले लें। तो एमएसटी लेमा जो है ये कहता है कि लेट जी इज वी कोमा ई जो आपका ग्राफ है इट्स अ कनेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ विद रियल वैल्यू वेट्स ऑन द एजेस, देन लेट ए बी अ वेरिएबल सबसेट ऑफ ई। वही जो हम कह रहे हैं कि हमारा क्या है, इन द एंड ये एमएसटी हमारा बनेगा, एजेस हैं हमारे ये। लेट एस comma v minus s be any cut that respects a, let u comma v be a light edge crossing the cut। ठीक है, then the edge u comma v is safe for a। ठीक है, यही बात अभी अभी हमने सारी की है कि अगर आपका a जो है ये सबसेट है और s comma v माइनस s यानी कि हम ये कट लगाते हैं और ये कट a को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो जो u कमा वी एच है जो कि क्रॉस कर रहा है कट को, ठीक है, सेफ होने के लिए कंडीशन क्या है, क्रॉसिंग। बट हमारी ग्रीडी अप्रोच भी यहाँ पे शामिल है, वी आर सेइंग दिस इज अ लाइट एज क्रॉसिंग द कट, देन द u कमा वी एच जो है ये सेफ है टू इंक्लूड इन ए। अच्छा, अब हम इसको प्रूव करते हैं ग्रीडी एमएसटी अप्रोच को। तो वैसे तो इसको डिस्टिंक्ट वेट ना भी इस्तेमाल किए जाए तो वी कैन प्रूव दैट, बट डिस्टिंक्ट वेट्स के साथ इट्स सिंपल टू मोर सिंपल टू प्रूव। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे ग्राफ पे जितने भी वेट्स हैं वो सिंपल है, ठीक है, सॉरी डिस्टिंक्ट है। तो लेट्स से टी जो है कोई एमएसटी है फॉर अ ग्राफ जी। अब ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है, ये हमने पूरा नहीं शो किया हुआ बट यहाँ पे कुछ नोड्स हैं, इनके एजेस हैं, उनके ऊपर भी वेट्स होंगे। ठीक है, इधर भी आपके पास सारा एक्सटेंडेड ग्राफ है, वेट्स है, सब कुछ है। ये आपके पास वो कट है जो कि ए को रिस्पेक्ट कर रहा है और ये आपका नज़र आ रहे हैं यहाँ पे क्या है, कुछ उसके ऊपर क्रॉसिंग एजेस हैं। अब देखिए ये सारे के सारे जो एजेस हैं दे आर ऑल सेफ टू बी इंक्लूडेड इन योर एमएसटी। ठीक है, इंक्लूडेड इन योर ए, जो आपका ए सबसेट है उसमें आप इनमें से कोई भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट हम चाहते ये थे कि हम इसमें लाइटेस्ट एज इंक्लूड करें। तो लाइटेस्ट के यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइटेस्ट के हिसाब से क्या है कि अगर हम लाइटेस्ट इंक्लूड कर लेते हैं ना यू वी, देन वी आर डन। जब हमने लाइटेस्ट इंक्लूड कर लिया एंड वी कैन मूव ऑन, वी कैन अपडेट द जो हमारा कट है एंड
आगे हम काम कर सकते हैं। तो ये हमने चूज़ कर लिया और हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि अगर हम ये नहीं लेते, ठीक है, लाइटेस्ट एज नहीं लेते, तो जो हमारा MST है वो नहीं बनता। ठीक है, अब ये किस तरह प्रूव करेंगे? हम यहाँ पे एक तरीका इस्तेमाल करते हैं प्रूफ का, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। इसमें ये होता है कि हम जो चीज़ प्रूव करना चाहते हैं उसके उलट एक चीज़ लेते हैं, और असम्पशन मतलब उसके उलट लेते हैं, और फिर हम एंड पे जब रिज़ल्ट लाते हैं तो वो इससे कि चूँकि रिज़ल्ट गलत आया है, दैट मीन्स कि हमारी असम्पशन गलत थी। ठीक है, मतलब तज़ाद आ जाता है। इसका मतलब है कि आपकी शुरू में असम्पशन गलत थी, उसकी वजह से रिज़ल्ट ठीक नहीं आया है। दैट्स कॉल्ड प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। तो लेट्स से हम कह रहे हैं कि MST जो है, वो जो T हमारा MST है, डज नॉट कंटेन UV। वैसे तो लाइटेस्ट एज 4 है ना सारे एजेस में। लेट्स गो बैक हियर एंड सी, ये आपके सारे एजेस हैं, इनमें से लाइटेस्ट एज है आपका 4, तो MST शुड कंटेन 4। ठीक है, लाइटेस्ट एज जो है 4 है, MST शुड कंटेन 4। बट हम ये कह रहे हैं कंट्राडिक्शन के तौर पर, हम कह रहे हैं कि सपोज MST डज नॉट कंटेन UV। ठीक है, लेट से दो बंदे हैं ना, तो आपस में बहस कर रहे हैं। एक बंदा कहता है कि भाई MST जो है वो UV के बगैर भी बन जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि MST XY के साथ बनाता हूँ, तो XY को इंक्लूड करता है और UV को इंक्लूड नहीं करता। सो ये डैश्ड लाइन है, वी आर नॉट इंक्लूडिंग दिस। ये सॉलिड लाइन है, हमने इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, तो अगर उसने इसको इंक्लूड कर लिया तो लेटर ऑन दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, UV तो इंक्लूड करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं बनेगा MST। तो क्या हुआ कि XY तो इंक्लूडेड हो गया था पहले, और अब UV भी इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जैसे ही XY के साथ UV इंक्लूड हुआ, हमने क्या कहा था फ्री ट्री के फैक्ट्स में, कि जब आपका फ्री ट्री होता है तो उसमें आप एक और एज ऐड करते हो तो दिस मेक्स अ साइकिल। तो देखें XY जो है, इसके साथ आपका जो MST बना था दैट वाज अ फ्री ट्री, MST नहीं स्पैनिंग ट्री बना था, दैट वाज अ फ्री ट्री। और यहाँ पे जब आपने एक और एज शामिल कर लिया तो दिस इज अ साइकिल हियर। ठीक है, ये एक आपका साइकिल बन गया। अब इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एज रिमूव करना पड़ेगा। अब वी आर ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट अबाउट UV। ठीक है, इस एज के बारे में हम एक पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं। सो हम ये UV को रिमूव नहीं करते, वी आर गोइंग टू रिमूव दिस XY टू ब्रेक द साइकिल। ठीक है, अब जो XY वाला हमने बनाया था वो एक ट्री था, स्पैनिंग ट्री था, और लेट्स से हम कह रहे हैं उसको भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहें, बट उसका नाम हम अलग रखेंगे। और UV के साथ अब जो हम UV रखते हैं और XY जो हम रिमूव करते हैं टू ब्रेक द साइकिल, ये हमने रिमूव किया और UV को कंटेन किया यहाँ पे। तो ये जो ट्री हमारे पास स्पैनिंग ट्री बना, इसका नाम हम कुछ और रखेंगे ताकि हम इसके वेट्स को कंपेयर कर सकें। ठीक है, सो ये हमारा जो है साइकिल हमने ब्रेक कर लिया, हमारे पास दो ट्री बने हैं। अब इनको हम कंपेयर करते हैं। XY को रिमूव कर लिया, UV हमारे पास है, स्पैनिंग ट्री हमारा क्या हुआ, रिस्टोर हो गया। अब जो हमारा स्पैनिंग ट्री XY वाला था, लेट्स से दैट वाज T, उसका कुछ वेट था। ठीक है, अब हमारा जो नया स्पैनिंग ट्री बना है UV वाला, इसको हम कह देते हैं कि ये T प्राइम है। अब T प्राइम का जो वेट है वो कितना होगा, T प्राइम का वेट बराबर होगा T माइनस XY प्लस UV। अब ये क्यों, क्योंकि T का अपना कुछ वेट है। ठीक है, उसमें से माइनस किया हमने XY। माइनस क्यों किया, क्योंकि वी हैव रिमूव्ड XY फ्रॉम T, इसलिए हमने XY माइनस कर लिया। एंड वी ऐड UV, क्यों, बिकॉज हमने XY रिमूव करके UV उसमें डाला है। तो हम XY निकाल देंगे और UV ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास जो वेट आएगा दैट शुड बी द वेट ऑफ T प्राइम। अब आप कंपेयर करें तो XY का वेट UV के वेट से ज़्यादा है, तो ओवरऑल जो वेट होगा ऑफ कोर्स वो T प्राइम का वेट T के
वेट से कम होगा। तो वी हैव प्रूव्ड बाय कंट्राडिक्शन कि हमने कहा था कि हम यू वी के बगैर एमएसटी बना लेंगे, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। लेकिन जो हमने यूवी के बगैर ट्री बनाया था उसका वेट तो यूवी के साथ बनाए हुए ट्री से ज़्यादा निकला। तो बाय डेफिनेशन ये तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री था ही नहीं। तो वो जो हमारी असम्पशन थी वो शुरू में वो रॉन्ग हो गई है। तो दिस इज प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन ग्रीडी मिनिमम स्पैनिंग ट्री का कि ये जो हम चॉइस करते हैं हर स्टेज पे कि जो आपके पास क्रॉसिंग एजेस है उनमें से लाइटेस्ट एज ही लेना करेक्ट है आपके सोल्यूशन के लिए, चॉइस बेस्ट चॉइस है, दैट्स एक्चुअली ट्रू। तो आपके लिए जो ग्रीडी एमएसटी है दैट इज एंड दैट गिव्स यू द ऑप्टिमल सोल्यूशन, द करेक्ट सोल्यूशन। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि वेट जो है उसका वेट ऑफ टी से कम आएगा बिकॉज जो आपका एक्स वाई है उसका वेट ज़्यादा है यू वी से। यू वी जो है वो लाइटेस्ट एज है क्रॉसिंग एजेस सब में से। तो कंट्राडिक्शन आपकी ये आ गई है। सो आपका प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं क्रूस्कल्स एल्गोरिदम, यानी कि जो हमने जेनेरिक अप्रोच देखी है उसी को हम एक एल्गोरिदम के शक्ल में देखेंगे। तो व्हाट डज क्रूस्कल्स एल्गोरिदम डज? It works by adding edges in increasing order of weight। ठीक है, वही चीज़ कि ये लाइटेस्ट एज पहले ऐड करेगा एंड फिर उससे हैवियर एंड सो ऑन। लेकिन किस कंडीशन पे? इफ द नेक्स्ट एज डज नॉट इंक्लूड अ साइकिल among the current set of edges then it is added to a। ठीक है, वही दो चीज़ें हैं, एक तो ये लाइटेस्ट एज चूज करता है, दूसरा ये इस चीज़ का ख्याल रखता है कि नेक्स्ट जो एज है वो साइकिल इंड्यूस ना करे। बट अगर जो नेक्स्ट एज है वो साइकिल इंड्यूस करेगा तो क्या करना चाहिए? इट स्किप्स दैट एज। लाइटेस्ट एज के बाद जो एज है अगर वो साइकिल इंड्यूस कर रहा है तो ये उस एज को स्किप करेगा और नेक्स्ट एज को कंसिडर करेगा। As the algorithm runs, the edges in A induce a forest on the vertices। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए कि जो क्रूस्कल एल्गोरिथम है ये डायरेक्टली स्पैनिंग ट्री नहीं बनाता बल्कि ये फॉरेस्ट बनाता है। फॉरेस्ट क्या था? कलेक्शन ऑफ ट्रीज। तो ये मल्टीपल ट्रीज बनाएगा और इन द एंड ये क्या करेगा? द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर इवेंचुअली मर्ज्ड, यानी कि वो फॉरेस्ट बनता है और आहिस्ता आहिस्ता वो जो फॉरेस्ट है वो जो ट्रीज हैं वो मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं until a single tree forms जिसमें सारे के सारे वर्टिसेस मौजूद होते हैं। तो मेन जो पार्ट है, जो ट्रिकी चीज़ है एल्गोरिथम की, वो ये है कि हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि एडिशन ऑफ एन एज विल क्रिएट ए साइकिल इन ए और नॉट। इनके जब हम चूज़ करें तो ऑर्डरिंग तो ठीक है हम कर लेंगे, बट एडिशन इस एच का साइकिल इंड्यूस करेगा या नहीं करेगा, ये डिटेक्शन जो है ये किस तरह होगी। सपोज द एज बीइंग कंसिडर्ड एज वर्टिसेस u, v, we want a fast test that tells us whether u and v are in the same tree of A। क्योंकि अगर वो सेम ट्री में होंगे तो ही उनके शामिल होने से साइकिल इंड्यूस हो सकेगा। अगर वो डिफरेंट ट्रीज में हैं फिर उनके शामिल होने से, यानी कि ये जो यू और वी हैं कि उस एच के शामिल होने से साइकिल नहीं इंड्यूस होता। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए कि ये सेम ट्री में है या नहीं है, वी कैन यूज़ यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर। यूनियन फाइंड पे ये ऑपरेशन हम करेंगे और इससे हम फाइंड करेंगे कि ये सेम ट्री में हैं दोनों वर्टिसेस या नहीं। ये सारे ऑपरेशंस ऑफ लॉग एन ऑपरेशंस हैं, सो वी आर नॉट इनकरिंग वेरी मच टाइम कम्प्लेक्सिटी। ऑपरेशंस क्या हैं?
पहली चीज़ विल नीड टू क्रिएट सेट्स। तो हर एक वर्टेक्स के लिए हम सेट क्रिएट करेंगे। क्रिएट अ सेट कंटेनिंग अ सिंगल आइटम यू, इनके आपके पास जितने भी वर्टिसेस हैं उन सब के लिए एक एक सेट क्रिएट होगा। फाइंड सेट यू, जो भी आपको वर्टेक्स फाइंड करना है उसका यानी कि सेट फाइंड करना है वो फाइंड द सेट दैट कंटेन्स यू, फिर यूनियन, यानी कि अगर डिफरेंट ट्रीज में हैं ये वर्टिसेस तो वी आर गोइंग टू मेक अ यूनियन ऑफ देम। Merge the set containing U and set containing V into a common set। ये आपको एग्जाम्पल से बातें से ही समझ आएंगी। ये आप एग्जाम्पल है यूनियन फाइंड की। तो सबसे पहले आप देखें, लेट्स से आपके पास दो सेट्स हैं S1 और S2। ग्राफ में ये कैसे नजर आएंगे, ये वर्टिसेस हैं आपके पास 1 2 3 4 और S2 में 5 6 7 8। ठीक है, ये अच्छा। अगर ये जो S1 है इस पे मैं कहती हूँ फाइंड 2, तो फाइंड 2 जो है इसको मिलेगा 2 इस सेट में, इस ग्राफ में, ये मुझे रिटर्न करेगा S1। अब मैं कहती हूँ फाइंड 7 या फाइंड 8, तो फाइंड 7 या फाइंड 8 जो है वो किधर है, इधर सेकंड ग्राफ में या सेकंड सेट में, तो मुझे रिटर्न होगा S2। अच्छा, लेट्स से मैंने एक नया एज इंक्लूड किया है 4 to 5। ठीक है, 4,5 मैंने एक एज इंक्लूड किया है। तो अब मेरे पास ये स्ट्रक्चर आ गई है। अब ये क्या करेगा, फाइंड 4, पहला जो ऑपरेशन है फाइंड 4 रिटर्न होगा S1। दूसरा ऑपरेशन होगा फाइंड 5 रिटर्न होगा S2। देखिए, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर U and V are in the same tree of A, we want to find that। अगर सेम ट्री में हैं तो हम इनका यूनियन नहीं करेंगे, तो वो चीज़ है यहाँ पे वी आर अप्लाइंग फाइंड ऑन 4 and 5। ठीक है, तो 4 पे फाइंड रिटर्न कर रहा है S1, ये एक ट्री है लेट्स से, और 5 पे फाइंड रिटर्न कर रहा है S2। डिफरेंट वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं फाइंड के आंसर में, सो वी कैन इंक्लूड दिस एज 4 to 5। आपके पास रिजल्ट आएगा ये। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये एज इंक्लूड करें तो आई एम गोइंग टू अप्लाई यूनियन ऑन दीज टू सेट्स। तो यूनियन अगर मैं इंक्लूड अप्लाई करूँगी तो आई कैन मेक दिस सेट S3। तो सेट्स का जो सिंपल यूनियन होता है वो उसी तरह होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं अब इसके ऊपर 1 और 8 के दरमियान में एच डालना चाहती हूँ तो आई फाइंड फॉर 1, फाइंड 1 जो है उसके लिए मुझे रिटर्न होगा S3। आई कैन फाइंड 8 रिटर्न होगा S3। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे ये इंक्लूड किया है 1 और 8 के दरमियान एज, बट जो हमारा एल्गोरिदम है इट सेज टू नॉट इंक्लूड दिस एज बिकॉज फाइंड आपको क्या रिटर्न कर रहा है, सेम वैल्यू S3 सेम सेट, सो डू नॉट इंक्लूड दिस एज। अगर आपको फाइंड सेम वैल्यू रिटर्न करे तो यूनियन नहीं करो, अगर फाइंड आपको डिफरेंट वैल्यू रिटर्न करे तो you should union those two vertices। अच्छा, अब ये आपके पास आ गया कि आप क्रुस्कल एल्गोरिदम में वर्टिसेस सेट्स में स्टोर करते हुए मैं बता रही थी कि हर एक वर्टेक्स के लिए आप एक सेट क्रिएट करेंगे। वर्टिसेस इन ईच ट्री ऑफ A विल बी अ सेट। अब A के अंदर हमने कहा था ये क्या है, फॉरेस्ट है, कलेक्शन ऑफ ट्रीज,
वहाँ पे स्टार्टिंग में आप हर एक वर्टेक्स को एक सिंगल सेट में डालते हो, जैसे जैसे आप इसको ए में इंक्लूड करते जाते हो तो यू आर गोइंग टू यूनियन देन टुगेदर। तो जब यूनियन होते जाती है तो हर एक ट्री का एक अपना सेट बनता जाता है। उस ट्री में दो या दो से ज़्यादा वर्टिसेस हो सकते हैं, उसका नाम हम एक ही रखेंगे। The edges in A can be stored as a simple list। ठीक है, जैसे लिंक्ड लिस्ट होती है तो उस वर्टिसेस से रिलेटेड जो आपके एजेस हैं वो आप लिंक्ड लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन डिटेल के तौर पर है। सो दिस इज क्रुस्काल्स एल्गोरिथम। सबसे पहले आपने क्या करना है, एज एन इनपुट आप इसको दे रहे हो, एज अ पैरामीटर आप इसको दे रहे हो ग्राफ। सबसे पहले आपने एक ए जो सबसेट है एम्प्टी आपका सेट है वो आपने क्रिएट कर लेना है। देन फॉर ईच u in V you are going to create a set u। हर एक वर्टेक्स के लिए आप एक सेट क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू इज सॉर्ट E in increasing order by weight W, बिकॉज हमने एजेस को लाइटेस्ट एज को सबसे पहले चूज करना है एंड देन उससे हैवी वाले को और फिर उससे हैवी एंड सो ऑन। सो वी आर गोइंग टू सॉर्ट देम बिफोर हैंड और वो हमारे पास एक ऑर्डर में होंगे और उस ऑर्डर में हम उनको पिक करते जाएंगे। देन ये हमारी मेन लूप है, वर्किंग लूप। फॉर ईच u कॉमा v सॉर्टेड एट लिस्ट, यानी कि लाइटेस्ट एज से आप स्टार्ट कर रहे हो। डू इफ फाइंड u इज नॉट इक्वल टू फाइंड v, ये वो वाला ऑपरेशन है जहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर आपका दोनों वर्टेक्स सेम ट्री से बिलोंग करते हैं तो आप उसको ऐड नहीं करोगे अपने ए सबसेट में जो इवेंचुअली आपका MST बनेगा। बट यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इफ दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम ट्री देन ऐड u कॉमा v टू ए। ये जो ऐड है दिस इज एक्चुअली टेलिंग यू टू मेक अ यूनियन। ठीक है, यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये कह रहा है। तो आप ये कह रहे हो कि अगर ये सेम ट्री से बिलोंग नहीं करते हैं तो उनको यूनियन कर लो ए के साथ, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू इंड्यूस अ साइकिल। अगर ये करते हैं एक ही ट्री से बिलोंग करते हैं तो आप ये वाला पार्ट स्किप करोगे एंड यू आर गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट एज और उसको आप असेस करोगे। इन द एंड ए में आपके पास MST बन जाएगा। सो जस्ट लुक एट एन एग्जांपल और इसका फिर एनालाइसिस करेंगे। अच्छा, ये आपके पास एक ग्राफ है। सबसे पहले जो कि आपके पास सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो यू पिक द लाइटेस्ट एज। ठीक है, अब इसमें से लाइटेस्ट एज है आपके पास ये B कॉमा D। D जो आपका एज है दिस इज योर लाइटेस्ट एज। अच्छा, अभी आपके पास ए में कोई भी एज मौजूद नहीं है, सो यू कैन पिक दिस। कोई भी उसमें साइकिल वगैरह इंड्यूस नहीं हो सकता। तो आप इसको पिक करते हो और आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो यूनियन फाइंड वाला प्रोसेस है वो अप्लाई करना होता है। ठीक है, सो इसका हमने एक सिंगल नाम रख लेना है। असल में ये पूरा प्रोसेस होता है, आप इसका एक पेरेंट बनाते हो। जब भी आप एक एज डालते हो स्ट्रक्चर के अंदर तो आप इसका एक पेरेंट बना लेते हो। तो सिंपली स्पीकिंग हम इस एज का पेरेंट B को बना लेते हैं। ठीक है, जितने भी वर्टिसेस होती हैं आप उसमें से एक को पेरेंट चूज कर लेते हो एंड सो ऑन, आप इस पे काउंट करते हो। अगर आपने डाटा स्ट्रक्चर में यूनियन फाइंड डाटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा हुआ तो उसका आप अभी रिव्यू कर लें। तो B और D एज को हम शामिल करेंगे अपने A सबसेट में और इसका इन वर्टिसेस का जो हमारा पेरेंट वर्टेक्स है दैट इज गोइंग टू बी B। तो इस सेट को, अगर इस सेट के ऊपर अब मैं फाइंड लगाऊंगी किसी भी नोड पे, यानी कि इस सेट पे अगर मैं फाइंड B लगाती हूँ तो रिटर्न में मुझे B आएगा बिकॉज दैट्स द पेरेंट वर्टेक्स। अगर मैं इस सेट पे फाइंड D लगाती हूँ तो रिटर्न पे मुझे B आएगा बिकॉज दैट इज द पेरेंट वर्टेक्स।
यहाँ पे शुरू में आप जब लगाते हो फाइंड बी पहली दफ़ा ऐड करने से पहले, तो आपको मिलता है फाइंड बी के लिए बी, क्योंकि वो एक सिंगल सेट में थी ना ये वर्टेक्स, तो सेट का नेम भी वही था। और इस डी के ऊपर जब लगाते हो फाइंड डी तो आपको मिलता है डी। तो फाइंड बी ने हमको रिटर्न किया था बी और फाइंड डी ने आपको रिटर्न किया था डी। दैट वाज टू डिफरेंट आंसर्स। तो यू कैन टेक दिस एच एंड इंक्लूड इट इनटू ए। आपने इसको इंक्लूड कर लिया, ये बोल्ड आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद देखिए इसके बाद एच के ऑर्डर में कौन सा एच है। अब नेक्स्ट एज है आपका 3 ऑर्डर के मुताबिक। अब उस एज के अंदर यू शुड अप्लाई फाइंड ई और फाइंड डी, ठीक है, बिकॉज ये एज अब ऐड करना चाहते हो ए में। फाइंड ई आपको रिटर्न करेगा ई, बिकॉज वो एक सिंगल सेट में मौजूद है। ये सिंगल सेट में मौजूद होना ये है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, हर एक वर्टेक्स के लिए आपने एक सेट क्रिएट कर लिया उसका अपना, तो ये अपने सेट में मौजूद है तो वो ई ही रिटर्न करेगा। लेकिन जब मैं कहती हूँ फाइंड डी तो इट वुड रिटर्न बी, क्योंकि बी और डी यूनियन हो चुके हैं और ये एक सेट में मौजूद है और उस सेट का पेरेंट बी है, तो पेरेंट रिटर्न होगा। अब बी और ई जो हमें रिटर्न मिले हैं दो फाइंड ऑपरेशंस में, वो दोनों चूँकि डिफरेंट है तो हम इनको यूनियन कर सकते हैं। तो इनको जब हमने यूनियन किया तो हमारे पास ये आ गया ए सबसेट। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सा एच है, 4, ये वाला एच है हमारे पास। अब हम इस पे लगाएंगे फाइंड सी तो हमें रिटर्न आएगा सी। इस पे लगाएंगे फाइंड जी, ये नेक्स्ट में होगा आई थिंक, नेक्स्ट फिगर में, हाँ। इस पे लगाएंगे फाइंड जी तो आपको आएगा जी, ठीक है। अब ये दोनों भी चूँकि फाइंड का रिजल्ट डिफरेंट था तो वी कैन इंक्लूड देम इन आवर स्पैनिंग ट्री, यूनियन हम कर सकते हैं। तो हमने इन पे यूनियन अप्लाई कर लिया। अब देखें ये आपके पास एक ट्री बना है, ये आपके पास एक और ट्री बन गया है। So this is a forest in a subset। अच्छा, उसके बाद देखिए 4 के बाद 5, ये आपका नेक्स्ट एज है जो वेट के लिहाज से नेक्स्ट ऑर्डर में आ रहा है। तो 5 के आपके पास ए एक वर्टेक्स है और ई एक वर्टेक्स है, यानी कि जो आपके एंड पॉइंट्स हैं। तो यू अप्लाई फाइंड ए एंड फाइंड ई। फाइंड ए रिटर्न करेगा ए और फाइंड ई रिटर्न करेगा बी, ठीक है। जब आपने ई इसमें शामिल किया था, यूनियन किया था, तो उसका पेरेंट भी बी बना था। बी ए ने ए रिटर्न किया और ई ने बी रिटर्न किया, ये दोनों भी डिफरेंट हैं, सो वी कैन यूनियन दिस, ठीक है। ए ई जो है वो ऐड करके इसको यूनियन कर सकते हैं सारे को। सो ये आपका आ गया पूरा ट्री। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एज कौन सा है, ये वाला, वेट के हिसाब से 8। अब 8 में ए और बी आपके पास दो वर्टिसेस हैं, तो मैं कहती हूँ फाइंड ए। अब पीछे ए चूँकि ये वाला ऐड हुआ है ना हमारे पास इसी ट्री में, तो इस ट्री का पेरेंट है बी, तो फाइंड ए आपको रिटर्न करता है इस ट्री का पेरेंट दैट इज बी। फाइंड बी आपको रिटर्न करता है इसी ट्री का पेरेंट दैट इज बी। अब देखिए फाइंड जो दो ऑपरेशन थे दोनों ने आपको बी रिटर्न किया है, तो दिस एज कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस ए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको यूनियन कर लूँगी तो वी कैन लिटरली सी कि ये अब एक साइकिल इंड्यूस कर देगा। सो दिस इज एन अनसेफ एज, तो ये हमने डैश्ड लाइन से यहाँ पे दिखाया है कि ये इससे एज जो है ये अनसेफ है। अच्छा, इसके बाद है आपके पास 10, 8 के बाद आपके पास है 10। अगेन फाइंड ई गिव्स यू
tree's parent B and find B gives you tree's parent B। तो सेम चूँकि रिजल्ट आ रहा है आपके पास, तो ये एज भी आपका जो है अनसेफ है। अनसेफ एज को आप ये डैश लाइन से बता रहे हो कि ये हम ट्री में इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट इन लाइन इज दिस 12 वेट के हिसाब से। सो यू कॉल फाइंड डी, तो आपका रिजल्ट मिलता है बी पेरेंट इसका। फाइंड सी पे आपको रिजल्ट मिलता है सी। ठीक है, तो सी और बी डिफरेंट है, सो यू कैन इंक्लूड दिस एज इन योर ट्री। ठीक है, 12 वाला जो एज है वो हमने ट्री में शामिल कर लिया। 12 के बाद है आपके पास 14 वेट के हिसाब से। सो 14 वाला जो है उस पर क्या है, डी और जी आपके पास वर्टिसेस हैं। तो डी के ऊपर मैं फाइंड कॉल करती हूँ तो इट रिटर्न्स मी बी। जी के ऊपर मैं फाइंड कॉल करती हूँ, रिटर्न्स मी सी। अच्छा, इफ देयर इज अ क्वेश्चन कि मैंने पेरेंट बी और डी में से बी को ही क्यों रखा था शुरू में, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। आप बी भी रख सकते थे पेरेंट और डी भी रख सकते थे, कोई मसला नहीं था। इसी तरह आप सी और जी में से भी सी को पेरेंट रख सकते थे, जी को भी पेरेंट रख सकते थे, उसमें भी कोई इशू नहीं था। अच्छा, अब जी जो है उसका पेरेंट रिटर्न होता है सी, तो डिफरेंट पेरेंट्स है, सो वी कैन इंक्लूड दिस एज इन आवर एमएसटी। अच्छा, दिस इज नॉट इंक्लूडेड, वेट अ सेकेंड। फाइंड डी इज बी एंड फाइंड, अच्छा नहीं, हाँ यहाँ पे हमने एक चीज़ स्किप की है कि जब हम ये 12 इसमें शामिल करेंगे तो ये अब एक ट्री बन गया है। ठीक है, तो अब हम एक ट्री जब बना देते हैं तो इसका एक पेरेंट होगा, इधर इस एक पेरेंट को आप बी कर लें या सी कर लें। इसका पेरेंट, इस ट्री का पेरेंट बी था, इस ट्री का पेरेंट सी था, तो अब ये एक ट्री बन गया, तो अब इसको या तो आप पेरेंट सी कर लें या बी कर लें। लेट्स से मैं बी कर देती हूँ। अब नेक्स्ट जो आपका एज है वेट के हिसाब से वो 14 है, तो डी और जी का जब मैं कॉल करूँगी तो डी का पेरेंट मतलब डी का फाइंड जो रिटर्न करेगा बी रिटर्न करेगा, जी का फाइंड भी बी रिटर्न करेगा। इफ़ यू डिडंट अंडरस्टैंड दैट आई एम गोइंग टू रिवाइज इट। यहाँ पे क्या हुआ था, जब मैंने 12 वाला एज इंक्लूड किया तो ये पूरा जो है एक ट्री बन गया। तो जब ये एक ट्री बना तो उसका एक ही पेरेंट होगा, एक से ज़्यादा पेरेंट्स नहीं होंगे। तो पहले ये दो ट्री थे ना, तो इनके अलग अलग पेरेंट थे। अब जब ये एक ट्री बन गया तो मैंने एक ही पेरेंट इसका डिसाइड करना है। तो बेशक मैं इस ट्री का पेरेंट रख लूँ या इस ट्री का पेरेंट रख लूँ, तो लेट से मैं इसी ट्री का पेरेंट रख लेती हूँ, ऐसे कि बी जो है अब इस पूरे ट्री का पेरेंट है। तो मैं ये एच जब इसमें शामिल कर रही हूँ तो मैं कहती हूँ कि फाइंड डी, बी आएगा रिटर्न, फाइंड जी, बी आएगा रिटर्न। तो दिस एज इज नॉट सेफ, ये हमने यहाँ पे दिखाया है। अच्छा, उसके बाद 14 से आगे है 16। तो 16 के लिए ई जो है, अगर फाइंड ई करोगे तो इट वुड रिटर्न मी बी पेरेंट जो है इस ट्री का। फाइंड एफ करोगे तो इट वुड रिटर्न मी एफ, क्योंकि एफ की इस ट्री का पार्ट नहीं है। तो ये एज मैं अब इस ट्री में शामिल कर सकती हूँ। सो आई एडेड दिस, यानी कि यूनियन कर लिया मैंने इसको इसके साथ। इससे नेक्स्ट मेरे पास एज है 18। ठीक है, 16 के बाद हाँ 18। सो आई चेक दिस। 18 के लिए मैं क्या करती हूँ, फाइंड बी, तो मुझे रिटर्न होता है बी इस ट्री का पेरेंट। फाइंड सी, तो मुझे रिटर्न होता है बी, बिकॉज दे आर सेम तो आई कैन नॉट इंक्लूड दिस एच। इसको मैंने डैश कर लिया कि ये हमारे ट्री में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास 26 वेट के हिसाब से। फाइंड जी करें तो ये रिटर्न करेगा बी, फाइंड एफ करें तो ये रिटर्न करेगा बी, सो यू आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड दिस एच। हाँ जी, ये आपके पास आ गया डैश्ड। देन लास्ट एज है आपके पास दिस 30। So you are going to find D
it will return B, और find F, it will also return B। तो इन दोनों को जो सेम रिटर्न आया है, सो दिस इज गोइंग टू बी डैश्ड, दिस इज नॉट गोइंग टू बी योर पार्ट ऑफ योर एमएसटी। अब एमएसटी आपका बना है ये, ठीक है। अब इसके ऊपर जितने वेट्स हैं आपके ओरिजिनल ग्राफ के ऊपर, वो इन एजेस के वेट्स आप सम अप करेंगे तो आपको आपके मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट मिल जाएगी। अच्छा, अब इसके एनालिसिस की अगर बात करें तो शुरू में ही हमने कहा था कि आपका ग्राफ जो है इट शुड बी कनेक्टेड। तो जब आपका ग्राफ कनेक्टेड होता है तो जबकि एजेस हैं दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू और ग्रेटर देन वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस -1। तो अगर हम एजेस को सॉर्ट करें तो मैक्सिमम टाइम जो सॉर्टिंग लेगी दैट इट विल टेक ई लॉग ई थीटा, ई लॉग ई टाइम। अगर आप इसको कहें कि आपके जो वेट्स हैं वो किसी खास रेंज में हैं तो इट कैन टेक लीनियर टाइम, लेकिन हम जनरली बात करते हैं तो जनरली इट विल बी टेकिंग थीटा ई लॉग ई टाइम। जो हमारे जनरल मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट वगैरह एल्गोरिदम्स हैं ये उनके हिसाब से है। फॉर लूप जो हमारी है, जो हमारा मेन काम परफॉर्म करती है, वो ई ओ ई फाइंड परफॉर्म करती है, इनके जितने आपके एजेस हैं उतने फाइंड परफॉर्म करती है, और ओ वी यूनियन यानी कि एजेस के ऊपर वो फाइंड परफॉर्म कर रही है, जितने आपके एजेस हैं टोटल उतने फाइंड्स, और जितने आपके वर्टिसेस हैं उतने यूनियन ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है। यूनियन फाइंड ऑपरेशन हमने शुरू में बताया था जब हमने यूनियन फाइंड स्ट्रक्चर की बात की थी कि ये लीनियर टाइम में परफॉर्म हो सकते हैं। तो ये जो यूनियन फाइंड ऑपरेशंस हैं जनरली ये लॉग एंड ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड होता है कि इनकी बेहतर इम्प्लीमेंटेशन पे ये लीनियर टाइम में परफॉर्म हो सकते हैं। तो लीनियर टाइम यानी कि जितने आपके नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उतना टाइम लेके ये परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो अगर इन सारे टाइम में देखें तो जो मैक्सिमम टाइम आपका लग रहा है वो लग रहा है सॉर्टिंग के अंदर। सॉर्टिंग का टाइम कितना है, थीटा ई लॉग ई। तो ओवरऑल टाइम आपका वही होगा जो मैक्सिमम टाइम होगा, कितना, थीटा ई लॉग ई। अगर हम कहें कि आपका ग्राफ स्पार्स है यानी कि उसमें कम एजेस हैं तो यही टाइम कन्वर्ट हो जाएगा आपका थीटा ई लॉग वी में। तो ये टोटल आपका जो टाइम लगेगा क्रुस्कल एल्गोरिदम को रन करने में वो इतना होगा। Now you need to run this algorithm on this graph. Do this and let me know if you have got any problem running Cruscal algorithm on this graph. Thank you.